और आपका आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में लेकर आए, उसका टाइटल है डीप इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान ड्यू टू ईरान वॉर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर का फॉलो इनके चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ईरान वॉर की वजह से पूरे दुनिया के ऊपर असर हुआ है, भारत के ऊपर भी हुआ है, बहुत से देशों के ऊपर, किसी पर ज्यादा किसी पर कम, लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरे स्थिति में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका बयान आया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि 2 साल पीछे चला गया है पाकिस्तान। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम थी, ईरान वॉर स्पेसिफिकली पाकिस्तान को कैसे इंपैक्ट किया, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप स्किल कोर्स लेना चाहते हैं, एआई का जमाना है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने वीडियो के एंड में दी है, वहां पर आप देख सकते हो। अब देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कहना है कि जो ईरान वॉर इस समय चल रहा है, जिसमें यूएस, इजराइल, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवर्स नियरली 2 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। मतलब पिछले 2 साल से जो भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा खो चुका है पाकिस्तान। इट हैज ट्रिगर्ड अ शार्प एक्सटर्नल एंड फिजिकल क्राइसिस पाकिस्तान में एंड ड्रामेटिकली इंक्रीज पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट बिल। ऑयल इंपोर्ट बिल तो बढ़ ही रहा है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वीकली ऑयल इंपोर्ट का कॉस्ट अगर आप देखोगे ना पाकिस्तान का, $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन हो गया, विच इज़ ह्यूज। ये कोई छोटा मोटा फ्लक्चुएशन नहीं है, ये सिस्टमिक शॉक है एक फ्रजाइल इकोनॉमी के लिए। ऑलरेडी इकोनॉमी प्रॉब्लम से चल रही थी और यहाँ पर एक बड़ा शॉक यहाँ पर पाकिस्तान को फिर से लगा है। अच्छा, इसके पीछे का एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि ये जो ईरान वॉर है वो इकोनॉमिकली क्यों इतना मैटर करता है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में तो आप सब जान ही रहे हैं कि वहाँ से ऑयल वगैरह पास होना चाहिए था, सही से चीज़ें होती, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं, ब्लॉकेड लगा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। और इसी की वजह से ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े हैं ना, इनफैक्ट अभी तो $100 पर बैरल की हम बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल से यहाँ पर एकदम अचानक से बड़ी तेजी आई है। आप देख सकते हो $100 पर बैरल से ये अचानक से बढ़कर $125 पर बैरल हो गया। मतलब पिछले 3-4 वर्षों में अपने हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, उस समय हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो मतलब अभी ये ईरान वॉर के दौरान ये सबसे हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। तो आप सोच के देखिए इसकी वजह से और कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये ऑयल प्राइस शॉक जो है ना, ये बहुत बड़ा घातक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान स्पेसिफिकली क्यों इतना हिट हुआ है, इसको समझिए। एक तो पाकिस्तान का इंपोर्ट, मतलब पाकिस्तान 85 to 90% ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जैसे भारत भी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी रिजिलियंट है, हम चीज़ों को झेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हम हर दिन कुछ ना कुछ देखते हैं, वीडियोज़ में आता है, हम देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन उसको झेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी उसमें दिक्कतें चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, और हर $10 जब बढ़ता है ऑयल का प्राइस पर बैरल, तो इंपोर्ट बिल मैसिव तरीके से इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान के, एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं वहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म होने के कगार पर, एक्सटर्नल डेट बहुत हाई है, ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो और शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, और इसका चेन रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मान लीजिए ऑयल का प्राइस बढ़ा ईरान वॉर की वजह से, तो इंपोर्ट बिल सर्ज हुआ, इसकी वजह से मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो मतलब आपको डॉलर में पेमेंट करना है ना, आप इंपोर्ट करा रहे हो ज़्यादा, तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब आपके पास डॉलर ही नहीं है तो आप पेमेंट कैसे कर पाओगे, और अल्टीमेटली इसकी वजह से करेंसी डिप्रिशिएट होता है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी रुपये है वो और नीचे जाता है, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज, ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस इंक्रीज, और अल्टीमेटली फूड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। और जब ये सारे इन्फ्लेशन आता है तो आप क्या देखते हो इकोनॉमी के अंदर, जब भी जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, हर 2 महीने पर बैठती है, तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान में यही चीज़ होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मतलब अगेन ग्रोथ के ऊपर असर आएगा। ग्रोथ ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रही थी, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, कंजम्पशन भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। तो इसको क्लासिक स्टैगफ्लेशन सिनेरियो कहते हैं कि ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है और इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अगर, तो ग्रोथ भी आपकी बढ़नी चाहिए ना अच्छी खासी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। इसको हम स्टैगफ्लेशन सिनेरियो कहते हैं। इनफैक्ट
इसके अगर हम सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखें तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफ़ी असर आता है। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट इंक्रीज होना, फूड इन्फ्लेशन आना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होता है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्पैक्ट आता है क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन के कॉस्ट भी तो बढ़ेंगे और जो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आउटपुट को कम करेंगी क्योंकि उनका सामान नहीं बिकेगा इन्फ्लेशन होने की वजह से। और एम्प्लॉयमेंट पर तो असर आएगा, जब इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में जाएंगी तो नौकरी कौन देगा और अल्टीमेटली इसका असर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको याद हो तो अभी जस्ट 10 दिन पहली खबर आई थी दैट पाकिस्तान गोज डार्क एज गल्फ वॉर ट्रिगर्स ब्लैकआउट्स, गैस शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक स्ट्रेन। हुआ क्या है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है पाकिस्तान में लोगों को और वो ब्लैकआउट जैसा सिचुएशन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन आज के डेट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। 1 घंटा भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो बहुत बड़ी मुसीबत आती है। तो पाकिस्तान में ये जो ब्लैकआउट की बात कही जा रही है तो इसमें 4 घंटा 8-8 घंटा बिजली नहीं होना, ये तो 10 दिन पहले से चीज़ें चल रही थी। आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो LNG बेस्ड पावर जनरेशन है वो कोलैप्स हो गया है क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो वो हेविली डिपेंडेंट है LNG इंपोर्ट से। जैसे कि आप देख सकते हो कतर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो यहाँ पर कार्गो वगैरह आ नहीं पा रहा था कतर से और कतर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, आपने देखा होगा LNG का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो LNG पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर 6000 मेगावाट की कैपेसिटी है, वहाँ पर 600 मेगावाट भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ये सिचुएशन हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गैप काफ़ी वाइड हो गया और ऑयल सप्लाई में डिस्ट्रप्शन तो चल ही रहा है। यहाँ पर 85-90% ऑयल मंगाते हैं, ऑयल फायर्ड जो प्लांट होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ऑयल के थ्रू, तो वो एक्सपेंसिव हो गया और एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड प्लांट है, मतलब जहाँ पर ऑयल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो आपका बंद होने लग गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाया। और जो हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूशन होता है, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो अभी वो बरसात वाला सीज़न तो आया नहीं है तो कई जगह सूखा पड़ रखा है। पानी कम होने की वजह से अगेन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो हो नहीं पा रहा है और अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अर्बन एरियाज़ में 4 से 6 घंटा हर दिन पावर कट, रूरल एरियाज़ में 8 घंटे से ज़्यादा पावर कट। तो ये कोई रूटीन लोड शेडिंग तो है नहीं, ये क्राइसिस लेवल जो पावर कोलैप्स कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, ये पावर तो छोड़ दीजिए, गैस की शॉर्टेजेस पाकिस्तान में, गैस अगर हम देखें तो कुकिंग के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब हो क्या रहा है कि गैस प्रेशर काफ़ी कम आ रहा है और गैस प्रेशर कम होने की वजह से सप्लाई कट, जो सरकार है वो कमर्शियल से हाउस होल्ड्स की तरफ यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ करी। जैसे भारत में भी अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा था जो कमर्शियल LPG है उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटाइज़ करके हम हाउस होल्ड्स के लिए रखेंगे ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन पाकिस्तान में ये तक हो गई कि प्लास्टिक बैग्स के अंदर लोगों को गैस भरना पड़ा। यहाँ पर सिस्टमिक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है ये 2 साल का प्रोग्रेस की हम बात कर रहे थे ना, उसका मतलब क्या है? वॉर के पहले अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत कोशिश हो रही थी, जो IMF से बेल आउट पैकेज वगैरह मिला था तो इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा था, करेंसी रिलेटिवली कंट्रोल हो रही थी, IMF बैक रिफॉर्म्स चल रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन वॉर आने की वजह से ये सब कुछ ख़त्म हो गया, इन्फ्लेशन वापस से ऊपर 35-40%, डेफिसिट जो है और ज़्यादा बढ़ गया, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस वीक हो गया। तो इसका मतलब यही है कि जो स्टेबलाइजेशन था वो पिछले 2 साल पुराना चला गया, पाकिस्तान का प्रॉब्लम में आ गए। अच्छा, यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान फिर मदद कहाँ से ले रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट सबसे ज़्यादा मदद इस समय सऊदी अरब कर रहा है। फाइनेंशियल एड हो गया, डेफर्ड ऑयल पेमेंट हो गया। स्पेशली आपको याद होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर कोई भी मुसीबत होगी तो पाकिस्तान हेल्प करेगा। तो उसी केस में यहाँ पर सऊदी अरब ने भी अच्छा खासा अभी फाइनेंशियल एड वगैरह दिया है। और IMF का जहाँ तक सवाल है तो बेल आउट पैकेजेस वगैरह समय समय पर मिलते रहते हैं, लेकिन अगेन उन सारे रूल्स को, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस ऑयल क्राइसिस की वजह से और प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान को तो वो उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ है वो काफ़ी क्लोज चले गए हैं ट्रम्प के, और IMF में ज़्यादातर चीज़ें वही होती हैं जो US कहता है। तो अल्टीमेटली अगर बेल आउट पैकेज मिलना है, US हाँ बोल देगा तो उसको बेल आउट पैकेज मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं UAE इन्होंने बड़ा शॉक दिया है पाकिस्तान को। पहले पाकिस्तान से अपना $1 बिलियन की डिमांड की थी UAE ने, उसके बाद $2.4 बिलियन की कर दी, तो टोटल मिलाकर $3.45 बिलियन, जो पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं था
पे करने के, लेकिन यहाँ पर उसको पे करना पड़ा। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर मदद चाइना, सऊदी अरब इनकी तरफ से किया गया, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में भी जो रिलेशन है वो कोई बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। और अल्टीमेटली यूएई भी यही चाहता था कि वो अपना यहाँ से पैसा निकाल कर भारत की तरफ इन्वेस्ट करे। अच्छा, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसी की वजह से पाकिस्तान सोच रहा था कि हम मीडिएशन कराएंगे, यूएस और ईरान का जो वॉर है उसको ख़त्म कराएंगे, तो उसका थोड़ा सा एक बढ़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, पाकिस्तान भी एक देश है, उसको भी कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी चल रही थी पाकिस्तान की, लेकिन वो भी कितना हद तक सक्सेसफुल होती है अभी आप कह नहीं सकते हो। यहाँ पर इनफैक्ट ये सब तक खबर आ रही थी कि जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान के होटल में, सेरेना होटल में जो रुका था, ईरान का डेलीगेशन, यूएस का डेलीगेशन, उस होटल का बिल पेमेंट तक पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पाई। और उसके बचाव में यहाँ पर होटल के मालिक को आना पड़ा, बोलना पड़ा कि ये हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। आई होप कि क्योंकि अब ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, ये आपको बताना है। बचपन से भाई एक कहावत जो है वो सुनते हुए हम आ रहे हैं कि भाई अगर पड़ोस में आग लगेगी तो आपके घर भी जो है वो उसका असर जो है वो साफ साफ जो है वो दिखाई देगा। और अगर करंट सिनेरियो में भी देखा जाए तो भाई जो अभी स्थिति चल रही है उसमें वाकई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपको जो है वो नज़र आता है कि भाई पेट्रोल प्राइसेस ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई हैं। एलपीजी प्राइसेस जो हैं वो डबल हो चुकी हुई हैं, क्योंकि जब सप्लाई और डिमांड की जो एक चेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो फिर हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। मुझे लगा शायद मौसमी ही कहने लगा कि बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि हालात अच्छे होंगे, हालात अच्छे होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं वो तो हुए। हमारे बड़े भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन पता नहीं, फिर भी मुझे लगता है 90s का टाइम में भी कुछ बेटर था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी न्यूज़ सामने नहीं आती जो थी। नेक्स्ट जनरेशन होगी ना वो भी यही कहेगी कि 2000 का टाइम, 2010 का टाइम, यानी हमारे ये वाला टाइम बहुत अच्छा था। मैं सच बताऊं, मुझे अभी बहुत केओटिक लगता है ये टाइम, क्योंकि 90s के टाइम की अगर बात करूं तो पाकिस्तान में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब मतलब आपको देखने को मिलती है। यानी कि बीच बीच में सही भी हो जाता है, फिर उसके बाद, लेकिन अगर शहरों में इतनी लोड शेडिंग आपको देखने को मिल रही है तो आप ये देखो कि आपको जो कस्बे हैं, देहात हैं, गांव, उनमें कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग देखने को मिलेगी। और आजकल के टाइम में हर चीज़ आपकी अगर देखें तो इंसान मतलब डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। फिर उसके अलावा अगर हम लोग गैस, कुकिंग जो वो क्या बोलेंगे, कुकिंग ऑयल नहीं, कुकिंग ऑयल, गैस, LNG, हाँ, उसकी बात करें, पाकिस्तान में वाकई में इन चीज़ों की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारी भी बात होती रहती है। तो आपको लोड शेडिंग, फिर उसके अलावा गैस की मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, और ये नहीं कि अब से हो रही है, काफ़ी महीनों से आपको ये दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी मैं ये कहूँगी कि वाकई में जब भी वॉर होती है तो ऐसे देश जो ऑलरेडी स्टेबल नहीं होते उन पर ज़्यादा असर होता है, और स्पेशली जब आप चीज़ें उस हद तक सही करना भी ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि फिर वो मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा ना एक कंट्री को आगे लेकर जाने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है वो करना पड़ता है, लेकिन सही रास्ते में लॉयल्टी इन्वेस्ट करनी पड़ती है मुझे लगता है, क्योंकि जब तक आप लॉयल नहीं रहेंगे ना अपने कंट्री के साथ, आप आगे बढ़ नहीं सकते उस तरीके से। बाकी हमारी तो बिंग पाकिस्तानी यही दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब वहाँ पर लोगों के हालात अच्छे रहें। लोगों को बेसिक क्या चाहिए होता है, सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि ना उनकी जो ज़रूरतें हैं ना ज़िंदगी की वो पूरी हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है ना उनको यही चीज़ें जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोग सुकून से रहें। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।